Now till now we have understood about the charge, current and potential difference. Okay. So these all things we have now discussed. A potential difference and current. Okay. What are the relationships between the two? What is how they are related to each other? So this was given by Ohm. Okay. Now Ohm's law today we start. Okay. What is Ohm's law? Ohm's law. Okay. A relation between potential difference and current. Potential difference and electric current. Now according to Ohm, okay, at constant temperature and physical conditions, at constant temperature and physical conditions, the potential difference across the ends of a conductor is directly proportional to the electric current flowing through it. Current flowing through it. Okay. देखो टेम्परेचर प्रेशर कंडीशंस कांस्टेंट अगर हैं तो पोटेंशियल डिफरेंस जो है वो करंट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है. मतलब अक्रॉस द एंड्स ऑफ अ कंडक्टर जितना ज़्यादा पोटेंशियल डिफरेंस होगा उतना ही ज़्यादा करंट फ्लो करेगा. ओके, ये मीनिंग है. और अगर पोटेंशियल डिफरेंस कम होगा तो देन द करंट विल फ्लो लेस. ओके, आई टोल्ड यू कि पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है कि दे वन टर्मिनल इज एट हाई पोटेंशियल, द अदर टर्मिनल इज एट लो पोटेंशियल. ओके, और ये पोटेंशियल डिफरेंस कौन प्रोवाइड करता है? द बैटरी और द सेल. कि वो प्रोवाइड कर रहा है पोटेंशियल डिफरेंस को, और उस पोटेंशियल डिफरेंस के कारण ही इलेक्ट्रिक करंट फ्लो कर रहा है. अगर दो एंड्स पे डिफरेंस नहीं है पोटेंशियल का, पोटेंशियल मतलब कि मैंने आपको क्या बताया था, पोटेंशियल एक वर्क डन है. वर्क डन मतलब एनर्जी, कि कितनी एनर्जी है उस पॉइंट पे करंट को ड्रिफ्ट करने की, इलेक्ट्रॉन्स को ड्रिफ्ट करने की, कि फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट. तो अगर वो डिफरेंस है तो इलेक्ट्रॉन्स विल बी ड्रिफ्टेड और द करंट विल फ्लो, बिकॉज फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इज करंट. ओके, और इलेक्ट्रिक करंट की जो डायरेक्शन है दैट इज ऑपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स. ओके, दैट आई टोल्ड यू अर्लियर ऑल्सो कि इलेक्ट्रिक करंट को हम कन्वेंशनल डायरेक्शन में लेते हैं, दैट इज फ्रॉम द पॉजिटिव टर्मिनल टू द नेगेटिव टर्मिनल. ओके, ये हम डायरेक्शन को लेते हैं बिकॉज ऑलवेज वी कंसिडर दैट पॉजिटिव पोटेंशियल इज एट हायर पोटेंशियल पॉजिटिव टर्मिनल एंड द नेगेटिव टर्मिनल इज एट द लोअर पोटेंशियल. तो ऑलवेज थिंग्स फ्लो फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव, दैट इज फ्रॉम सरप्लस टू डेफिशिएंट. ओके, तो देयरफॉर द कन्वेंशनल करंट, जो हम करंट की डायरेक्शन ले रहे हैं, that is always from positive terminal to negative terminal, but electronic flow is from negative to positive. So hence the direction of the electrons is always opposite to the direction of the flow of current. Okay, तो therefore तो करंट जितना ज़्यादा डिफरेंस होगा उतना ही ज़्यादा करंट फ्लो करेगा, और अगर डिफरेंस कम है पोटेंशियल का तो करंट भी कम फ्लो करेगा. तो इसको मैथमेटिकली हाउ कैन वी राइट? मैथमेटिकली इज V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I. Okay, where V is the potential difference, I is the electric current. Okay, किन conditions पे? constant temperature pressure, मतलब physical conditions भी constant हो means pressure constant है और temperature भी constant है, तो V proportional है I के. अब जब V proportional है I के तो V is proportional to I. इस पे at
constant temperature and physical conditions. Temperature and other physical conditions. Okay, so V proportional. Now we have to remove this proportionality sign. So therefore we will add one constant. So V is equal to I into R. Okay, where R is a constant. And is called resistance of a conductor. Okay, resistance of a conductor. तो अब R किसके इक्वल हो गया? V upon I is equal to R. Okay, the ratio of the potential difference to that of the electric current. कि इन दोनों की जो रेशियो है वो R के इक्वल है. देखो यहीं से क्लियर हो रहा है कि जितना V बढ़ता जाएगा उतना I भी बढ़ता जाएगा ताकि R कांस्टेंट रहे. ओके, और R I से क्या हो गया? देखो R और I इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, तो जितना ज़्यादा रेजिस्टेंस होगा कंडक्टर का उतना करंट जो है वो कम फ्लो करेगा. ओके, तो R एंड I आर इनडायरेक्टली प्रोपोर्शनल, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल आ गया एट कांस्टेंट V. ओके, कि अगर पोटेंशियल डिफरेंस कांस्टेंट है तो R एंड V आर इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू ईच अदर. ओके, एट कांस्टेंट V मतलब कांस्टेंट पोटेंशियल डिफरेंस पे रेजिस्टेंस and electric current are inversely proportional to each other. To each other. क्या मीनिंग हो गया इसका? कि जितना रेजिस्टेंस बढ़ता जाएगा कंडक्टर में उतना उसमें जो एबिलिटी टू फ्लो द करंट है दैट विल डिक्रीज. ओके, दैट इज मोर द रेजिस्टेंस of the conductor, lesser the flow of current through it. Okay, and lesser the resistance of a conductor, more the lesser the resistance of the conductor, more the flow of current through it. Lesser the resistance of the conductor, more the current. जैसे देखो एक ये वायर है. ओके, दिस इज एन इलेक्ट्रिक वायर, मीन्स की मेटालिक कंडक्टर. अब मेटालिक कंडक्टर में करंट फ्लो कर रहा है. ओके, अब करंट फ्लो तो व्हाट इज रेजिस्टेंस? क्या मतलब है इसे रेजिस्टेंस का? रेजिस्टेंस का क्या मतलब है कि कंडक्टर में से 100% करंट विल नॉट फ्लो. Some of the atoms of the conductor, atoms of the metal, they will obstruct this flow of current. Okay, वो करंट के फ्लो को obstruct करेंगे या oppose करेंगे. देखो कैसे oppose करेंगे? This is how. देखो I told you कि flow of current जो है that is the electronic flow. ये एक कंडक्टर है. Okay, let it is a conductor. Okay, और these are the positively charged nuclei. Okay, और इलेक्ट्रॉन्स जो है ऐसे फ्लो कर रहे हैं. लेट इट बी कि दीज आर द इलेक्ट्रॉन्स व्हिच आर फ्लोइंग. ओके, व्हेन वी कैन दिस पुट इट इनटू अ दिस इज नेगेटिव टर्मिनल, पॉजिटिव, नेगेटिव, पॉजिटिव,
नेगेटिव पॉजिटिव, नेगेटिव पॉजिटिव। अगर ये है अब अर्लियर व्हेन वी पुट इट इन अ बैटरी, हम जब लगाते हैं तो बैटरी लगाने से इलेक्ट्रॉन्स आर ड्रिफ्टेड फ्रॉम द नेगेटिव पोटेंशियल टू द पॉजिटिव, इलेक्ट्रॉन्स की ड्रिफ्ट स्टार्ट हो जाती है एंड द करंट स्टार्ट्स फ्लोइंग। तो करंट की डायरेक्शन पॉजिटिव टू नेगेटिव, इलेक्ट्रॉन्स की डायरेक्शन फ्रॉम नेगेटिव टर्मिनल टू पॉजिटिव टर्मिनल। अब इसमें क्या होता है कि जब इलेक्ट्रॉन जो है व्हेन दे आर मूविंग, तो देयर आर सम ऑब्स्ट्रक्शंस। ऑब्स्ट्रक्शंस क्यों है? क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स जो हैं दे विल कोलाइड विद द एटम्स ऑफ दिस कंडक्टर, कि कंडक्टर इज मेड अप ऑफ मिलियंस और ट्रिलियंस ऑफ एटम्स। तो इन एटम के साथ इलेक्ट्रॉन्स के कुछ कोलिजन्स होंगे और वो कोलिजन्स जो हैं द लॉस ऑफ एनर्जी विल टेक प्लेस देयर। एक तरह से एनर्जी का ही फ्लो है ये, तो द लॉस ऑफ एनर्जी विल टेक प्लेस, और उसके कारण क्या होगी, द करंट की जो है ऑब्स्ट्रक्शन होगी। तो जितने ज़्यादा कोलिजन होंगे उतना रेजिस्टेंस बढ़ेगा, और जितने कम कोलिजन होंगे उतना रेजिस्टेंस जो है वो कम होगा और इलेक्ट्रॉनिक फ्लो जो है स्मूथ जाएगा। तो रेजिस्टेंस एक तरह से वो ऑब्स्ट्रक्शन है, रेजिस्ट कर रहा है फ्लो ऑफ करंट को, कि उसको हम रेजिस्टेंस कह रहे हैं। आप इसको एक ऐसे मान के चलो, एक पाइप है, पाइप में से वाटर इज पासिंग। अब पाइप जितनी क्लीन होगी, बिल्कुल क्लीन है पाइप, तो वाटर विल इजीली फ्लो थ्रू इट। लेकिन अगर पाइप में कुछ डस्ट के पार्टिकल्स हैं या कुछ उसमें और गार्बेज है या कोई इसमें स्केलिंग हुई है अंदर, तो जिसके कारण उसका जो विड्थ है वो थोड़ी कम है, तो उसमें क्या होगा कि पानी में ऑब्स्ट्रक्शन आएगी फ्लो में, दैट विल नॉट इजीली फ्लो। और जितनी क्लीन होगी बिल्कुल, देयर विल बी नो हिटिंग, और अदरवाइज तो अगर डस्ट है तो पानी के मॉलिक्यूल डस्ट को भी टकराएंगे कुछ ना कुछ, पानी के मॉलिक्यूल कुछ और उसमें डिपोजिशन है पाइप में तो उसको भी टकराएंगे, तो उसको टकराने से उसका फ्लो थोड़ा कम हो जाएगा। तो अब ये जो ऑब्स्ट्रक्शन है किसके कारण, जो डस्ट के कारण या डिपोजिशन के कारण, वही रेजिस्टेंस है। और यहाँ पे मेटल में, कंडक्टर में कौन है रेजिस्टेंस, कौन कॉज कर रहा है, जो मेटालिक एटम्स है। जब उनके साथ इलेक्ट्रॉन्स कोलाइड करते हैं तो उसके कारण थोड़ी ऑब्स्ट्रक्शन होती है और इलेक्ट्रॉनिक फ्लो इज नॉट स्मूथ। लेकिन कुछ ऐसे जैसे मेटल्स हैं, मेटल्स में ऑब्स्ट्रक्शंस कम है, दे आर वेरी लो रेजिस्टेंस, तो इसलिए इजी फ्लो है, वी कॉल देम कंडक्टर्स। और कुछ ऐसे सब्सटेंसेज हैं जिनमें कोलिजन ज़्यादा होती हैं एटम्स के साथ, हैज़र्ड मूवमेंट है इलेक्ट्रॉन्स की, और इलेक्ट्रॉन जो है दे कीप ऑन हिटिंग द एटम्स एंड ऑब्स्ट्रक्शन इंक्रीजेज, तो रेजिस्टेंस इंक्रीजेज एंड फ्लो रिड्यूसेस, उतना कम होता जाएगा। तो इसलिए रेजिस्टेंस वो एक ऑब्स्ट्रक्शन है टू द फ्लो ऑफ द करंट। तो इट इज द प्रॉपर्टी ऑफ द सब्सटेंस टू ऑब्स्ट्रक्ट द फ्लो ऑफ द करंट, दैट इज द रेजिस्टेंस। तो रेजिस्टेंस इज द property of a conductor to obstruct or oppose, or resist the flow of current through it. और मैथमेटिकली आई टोल्ड यू कि मैथमेटिकली क्या है, मैथमेटिकली R is equal to V by I. Okay, this is mathematical formulation. अब R के यूनिट्स क्या है, यूनिट ऑफ R, और कौन से यूनिट, SI यूनिट ऑफ R is equal to ओम। Okay, this is a unit ओम। ओम्स लॉ को, क्योंकि ओम वाज अ साइंटिस्ट एंड ही गेव दिस कॉन्सेप्ट, तो उसी को ऑनर करने के लिए ओम के नाम से इसका यूनिट है, एंड इट इज सिंबॉलिकली रिटन एज लाइक दिस इज ओम। तो V by I इज इक्वल टू ओम। अब क्योंकि V I के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, एंड वी नो कि व्हेन द टू फिजिकल क्वांटिटीज आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ईच अदर, तो अगर हम इसका एक ग्राफ ड्रॉ करें, अच्छा पहले ग्राफ ड्रॉ करने से पहले लेट मी टेल यू व्हाट इज 1 ओम। इसको हम पहले डिफाइन करते हैं। देखो R की प्लेस पे आ गया ओम। 1 ओम इज इक्वल टू पोटेंशियल डिफरेंस 1 वोल्ट
और करंट 1 एम्पियर। तो 1 ओम इज इक्वल टू 1 वोल्ट डिवाइडेड बाय 1 एम्पियर। अब हाउ टू राइट इट, अब इसकी डेफिनेशन बनाओ। देखो तो व्हाट इज द ओम, ओम के क्या है, अब हाउ विल वी डिफाइन ओम। देखो यहीं से डिफाइन करो कि 1 ओम इज द रेजिस्टेंस ऑफर्ड बाय द कंडक्टर व्हेन 1 एम्पियर करंट फ्लोज थ्रू इट एंड द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द एंड्स ऑफ द कंडक्टर इज 1 वोल्ट। अगर 1 वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस एक कंडक्टर के दो एंड्स पे है, के 1 वोल्ट का, और उसमें से 1 एम्पियर करंट फ्लो कर रहा है, तो रेजिस्टेंस ऑफर्ड बाय द कंडक्टर वुड बी इक्वल टू 1 ओम। ये मीनिंग है इसका। तो दिस इज द व्हेन 1 वोल्ट ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस is applied across the ends of the conductor, potential difference is applied ends of a conductor and 1 ampere current flows through it, then the resistance offered by the conductor is equal to 1 ohm. Okay, so then it is equal to 1 ohm. Okay. अब V और I क्योंकि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, तो इफ वी ड्रॉ द ग्राफ फॉर ओम्स लॉ, कि ओम्स लॉ के लिए अगर हम ग्राफ ड्रॉ करते हैं, इसको दोबारा देख लो एक बार। 1 वोल्ट ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस इज अप्लाइड अक्रॉस द एंड्स ऑफ अ कंडक्टर एंड 1 एम्पियर करंट फ्लोज थ्रू इट, देन रेजिस्टेंस ऑफर्ड बाय द कंडक्टर इज इक्वल टू 1 ओम। अब अगर V और I में दिस इज V ऑन द वर्टिकल एक्सिस, ओके, और हॉरिजॉन्टल एक्सिस पे I है, and graph passing through the origin, because both the terms are directly proportional to each other, दोनों physical quantities, so then the graph would be a straight line passing through the origin. Okay, तो ये ग्राफ होगा for ohmic conductors. Okay, ohmic conductors means कि conductors which obey Ohm's law, okay, जो ओम लॉ को obey करते हैं, okay, तो V all metallic conductors they obey Ohm's law, तो V और I जो है proportional है। अब स्लोप ऑफ द ग्राफ क्या होता है, देखो स्लोप ऑफ द ग्राफ, स्लोप ऑफ द ग्राफ जो है ऑलवेज, जैसे सपोज हमें इस पॉइंट से लेके इस पॉइंट का स्लोप निकालना है, okay? या हमें ग्राफ का स्लोप निकालना है किन्हीं भी दो पॉइंट्स पे, तो आप इस पॉइंट से एक इसके पैरेलल वर्टिकल डालो, okay? और एक इसके पैरेलल इस पॉइंट से ये, now you know how to calculate the slope. Slope is always equal to the vertical distance divided by the horizontal distance. Okay? कि कितना एंगल ये बना रहा है, मतलब ये वर्टिकल डिवाइडेड बाय हॉरिजॉन्टल। okay? अब वर्टिकल डिस्टेंस V को रिप्रेजेंट कर रहा है और हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस I को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो इसलिए स्लोप ऑफ द ग्राफ किसके इक्वल होगा, दैट विल बी इक्वल टू V बाय I। okay? और V बाय I हमने किसके इक्वल निकाला है, R के, तो देयरफॉर R इज द slope of the graph. Okay, in this case, अब you have to be careful, आपने बहुत ध्यान रखना है। अगर आपको ग्राफ ये दे दिया, देखो, this is a graph, okay,
और अब नाउ v इज रिटन ऑन द हॉरिजॉन्टल एक्सिस और I इज रिटन ऑन द वर्टिकल एक्सिस. वर्टिकल एक्सिस पे तो I है और हॉरिजॉन्टल पे v है. ओके, अब ग्राफ अगेन स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू द ओरिजिन. अब ग्राफ में हमेशा वर्टिकल एक्सिस डिवाइडेड बाय द हॉरिजॉन्टल एक्सिस इज द ग्राफ इज द स्लोप. तो इसका स्लोप अब क्या होगा? अब वर्टिकल पे तो I के पैरेलल है और हॉरिजॉन्टल पे v है. ओके, तो इस ग्राफ में अब स्लोप ऑफ द ग्राफ इज इक्वल टू I बाय v. क्या अब इसमें I बाय v हो जाएगा और I बाय v इसका रिवर्स हो गया, v बाय I का, इट इज इनवर्स. तो देयरफॉर I बाय v किसके इक्वल हो जाएगा? 1 बाय r इज इक्वल टू I बाय v. तो इस ग्राफ में स्लोप जो है दैट इज इक्वल टू 1 बाय r, इनवर्स ऑफ द रेजिस्टेंस. ओके, तो स्लोप ऑफ द ग्राफ वुड बी इनवर्स ऑफ रेजिस्टेंस. Inverse of resistance. तो you have to be careful while reading the graph कि ग्राफ में कौन से जो पैरामीटर्स हैं या कौन सी फिजिकल क्वांटिटीज कौन से एक्सिस पे गिवन है. ओके, तो दिस यू हैव टू बी केयरफुल. और 1 बाय आर इनवर्स ऑफ रेजिस्टेंस, तो 1 बाय आर को हम क्या कहेंगे? 1 बाय आर इज नोन एज कंडक्टेंस. तो इसका मतलब इस ग्राफ का स्लोप तो रेजिस्टेंस है, लेकिन इस ग्राफ का सेकेंड ग्राफ का स्लोप जो है वो कंडक्टेंस है, 1 बाय आर है. ओके, कंडक्टेंस, और इसका क्या है? रेजिस्टेंस. ओके, तो दिस इज कंडक्टेंस. और ऐसा यूनिट ऑफ कंडक्टेंस इज महो. उल्टा कर दो इसको, ओम को उल्टा कर दो. ओके, महो. और महो को फिर हम कैसे करेंगे? दिस इज ओम इनवर्स 1. तो दिस इज अ सिंबल. ओके, ओम के साथ इनवर्स. ओके, दैट इज -1 पावर में चली जाएगी, तो 1 बाय ओम या ओम इनवर्स 1. ओके, सो दिस इज अ कंडक्टेंस. अब सपोज अगर देखो आपको, तो दिस इज फॉर द ओमिक कंडक्टर्स. अब ऑल कंडक्टर्स डू नॉट ओबे ओम्स लॉ. All conductors do not obey Ohm's law. And those conductors we do not obey, those conductors are called non-ohmic conductors. This is for example electrolytes, diodes, triodes. Evolve हैं, you will study them in transistors, okay, in higher classes. तो electrolytes हैं, diodes हैं, triodes हैं, okay, इनके जो है दे तो अगर इसका हम ग्राफ ड्रॉ करें इलेक्ट्रोलाइट का, V और I का, okay, VI का ग्राफ अगर इलेक्ट्रोलाइट्स का हम ड्रॉ करें तो फॉर इलेक्ट्रोलाइट इट कम्स आउट टू बी लाइक दिस. okay, this is a graph for electrolytes, for electrolytes. okay, और फॉर डायोड ट्रायड्स के लिए नॉन ओमिक अगर हम लें V और I, तो इट कम्स आउट टू बी लाइक दिस, पासिंग थ्रू द ओरिजिन. ये ओरिजिन से पास नहीं हो रहा. okay, तो इलेक्ट्रोलाइट तो दे डोंट कम आउट टू बी अ स्ट्रेट लाइन ग्राफ. स्ट्रेट लाइन ग्राफ सिर्फ ओमिक कंडक्टर्स के लिए आएगा कि दैट इज द कंडक्टर्स विच ओबे द ओम्स लॉ. ओनली दे विल गिव V और I का ग्राफ जो है उनका पासिंग थ्रू द ओरिजिन इट विल कम आउट टू बी अ स्ट्रेट लाइन. क्या उसी केस में होगा. अब सपोज देखो जैसे आपको ये क्वेश्चन है, टेलिंग यू वन क्वेश्चन नाउ.
students were asked to plot two graphs on the same graph paper. For various values of b and I, for two different conductors having resistance R1 and R2 respectively. If R1 is greater than R2, okay, which of the graph is correct? Yeah, which of the two students correctly drew the graph? Okay, and this is the question given to you. This is student A. And this is student B. So student A drew this graph, R1 in the upper slope and R2 at the lower slope. Okay, or whereas second student drew R2 in the upper slope and R1 in the lower slope. Now which of them is correct? Okay, अब first instance में generally students say कि मैम this one is correct क्योंकि R2 का slope जो है वो R1 से ज़्यादा है. Okay, तो greater the slope, greater the value. Okay, this we have learned till now in the while studying the graphs. Okay, कि R1 का जो ये slope है, slope वाली steepness, okay, ये ज़्यादा है as compared to this. R1 का slope कम है, R2 का ज़्यादा है, तो इसका मतलब this graph is correct. Okay, कि this is wrong, sorry, R2 क्योंकि question में क्या R1 is greater than this, तो इसका मतलब ये correct है क्योंकि R1 का slope जो है वो R2 से ज़्यादा है. R2 का slope ये है और R1 का ज़्यादा है, तो इसका मतलब this one is correct. Okay, and this is wrong. लेकिन अब आप देखो, ध्यान से देखो इस क्वेश्चन को. अब इस क्वेश्चन में यहाँ पर जो पैरामीटर्स हैं दोनों, v is on the vertical axis और I is on the horizontal axis. तो स्लोप ऑफ द ग्राफ क्या होगा? स्लोप जो है दैट इज r. Okay? अब स्लोप r है तो इसका मतलब रेजिस्टेंस जो है R1 इज ग्रेटर देन R2. रेजिस्टेंस बड़ा है तो ये तो ग्राफ करेक्ट है कि R1 इज ग्रेटर देन R2 और ग्राफ इज शोइंग दिस क्योंकि स्लोप ऑफ द ग्राफ इज रेजिस्टेंस और रेजिस्टेंस इसमें R1 ग्रेटर है R2 से. लेकिन अब इस ग्राफ में देखो, अब इसमें ग्राफ में ये पैरामीटर उल्टे हो गए. okay? I इज नाउ ऑन द वर्टिकल एक्सिस और हॉरिजॉन्टल एक्सिस पे V है, तो इसका मतलब ये अब स्लोप, इस ग्राफ में स्लोप क्या होगा? स्लोप होगा कंडक्टेंस 1/r का. okay? तो 1/r का ये है, तो दिस इज इसका मतलब कि जितनी कम वैल्यू होगी, कंडक्टेंस का ग्राफ है ये. okay? तो इसका मतलब क्या हुआ कि कंडक्टेंस के केस में किस में होगा? R1. अब ये जो है देखो 1/r, तो R2 मतलब अब यहाँ पे दिस स्लोप इज फॉर द सेकेंड जो कंडक्टर है उसकी कंडक्टेंस है और ये फर्स्ट की कंडक्टेंस है. जब फर्स्ट की कंडक्टेंस कम है तो इसका मतलब उसकी रेजिस्टेंस ज़्यादा है. कंडक्टेंस का ग्राफ हो गया ना, दिस इज स्लोप इज फॉर 1/r. तो 1/r मतलब कि 1/r इसका तो 1/r जो है वो कम है और इसका 1/r ज़्यादा है. तो
तो जब इसका 1/r कम है, मतलब कि इन्वर्स ऑफ द रेजिस्टेंस कम है, तो रेजिस्टेंस ज़्यादा होगी। ठीक है, तो इसका मतलब इस केस में भी R1 जो रेजिस्टेंस है दैट इज ग्रेटर देन R2। तो ये ग्राफ भी करेक्ट है, ओके, ये रॉन्ग नहीं है। तो बोथ द स्टूडेंट्स करेक्टली ड्रू द ग्राफ्स, किसी ने भी गलत ड्रॉ नहीं किया। ओके, और ये मतलब ये आपको समझना पड़ेगा, ध्यान से क्वेश्चन को देखो कि क्वेश्चन में क्या लिखा है। तो I/V मीन्स कि स्लोप इज नाउ कंडक्टेंस। मैं दोबारा बता रही हूँ कि I/V का मतलब कंडक्टेंस का ग्राफ है ये, और कंडक्टेंस इज ऑलवेज इनवर्स ऑफ रेजिस्टेंस। तो जिसमें इसमें R2 की कंडक्टेंस ज़्यादा है, ओके, और R1 की कंडक्टेंस जो है वो R2 से कम है। तो जब कंडक्टेंस कम है तो इसका मतलब रेजिस्टेंस ज़्यादा है, तो R1 की रेजिस्टेंस R2 से इस ग्राफ में भी ज़्यादा डिपिक्ट हो रही है। तो इसलिए बोथ द ग्राफ्स आर करेक्ट एंड नो वन हैज़ ड्रॉन द रॉन्ग ग्राफ। ओके, दोनों ने ही करेक्ट ग्राफ ड्रॉ किया। तो और अगर सिंपली हमें पूछा जाए तो फिर अगर मतलब तो दैट इज डन। अगर सिंपली ये होता कि R1 इज ग्रेटर देन R2 और आपसे एक ही पूछा जाता कि वेदर ये पूछा जाता कि वेदर द ग्राफ इज करेक्ट और नॉट, इट इज करेक्ट। ठीक, तो इसमें अब हमने क्या सीखा कि मोर द स्लोप ऑफ द ग्राफ या मोर द एंगल द ग्राफ मेक्स विद द हॉरिजॉन्टल एक्सिस। हॉरिजॉन्टल एक्सिस के साथ जितना बड़ा एंगल होगा ग्राफ का उतनी उसकी वैल्यू ज़्यादा होगी। ठीक है, तो ये एंगल बड़ा है, ये एंगल छोटा है। या मोर द स्टीपनेस, स्टीप हो रहा है ना ग्राफ, ऐसे स्टीप हो रहा है, देखो ऐसे, तो स्लोप ज़्यादा हो गया और ये कम हो गया स्लोप। हम स्लोप किसको कहते हैं, आप एक पहाड़ चढ़ रहे हो तो अगर आराम से ऐसे ऐसे चढ़ गए तो स्लोप कम है, और अगर वो स्टीप है ज़्यादा तो इसका मतलब स्लोप बहुत ज़्यादा है, बड़ा मुश्किल से चढ़ाई हो रही है। तो स्टीपनेस को हम स्लोप बोलते हैं। तो ये ज़्यादा स्टीप है तो इसका मतलब स्लोप ज़्यादा है, ये स्टीप कम है। और स्टीपनेस किसके ऊपर डिपेंड करती है, जितने एंगल के साथ ये हॉरिजॉन्टल एक्सिस के साथ एंगल बना रहा है। ऐसे स्ट्रेट है तो एंगल बड़ा बन गया, ऐसे है तो एंगल छोटा बना। ओके, तो स्मॉलर द एंगल स्मॉलर द स्लोप, द बिगर द एंगल बिटवीन द हॉरिजॉन्टल एक्सिस एंड द ग्राफ। ग्राफ और हॉरिजॉन्टल एक्सिस के बीच का जो एंगल है वो जितना छोटा होगा उतना स्लोप ऑफ द ग्राफ कम है, और जितना ये एंगल बड़ा होता जाएगा उतना स्लोप ऑफ द ग्राफ ज़्यादा है। ओके, तो देयरफॉर R जो है यहाँ पे R1 ग्रेटर देन R2 अगर V और I का ग्राफ है तो। सो दिस इज हाउ वी हैव टू चेक दैट व्हाट इज द रेजिस्टेंस, और रेजिस्टेंस जो है वो कैसे हम चेक करेंगे ओम्स लॉ के बेसिस पे। ठीक है, दिस इज ऑल्सो ओम्स लॉ। अब ओम के लॉ के ऊपर आपको बहुत छोटे छोटे न्यूमेरिकल्स दे कैन कम, ये बहुत छोटे छोटे सीधे स्ट्रेट ऑन द ओम्स लॉ। जैसे अगर आपको ये आ जाता है कि बिल्कुल स्ट्रेट 1 मार्क के क्वेश्चंस हैं, कैलकुलेट द रेजिस्टेंस ऑफ द कंडक्टर if 10 mu ampere of current flows through a conductor having 45 millivolt of potential difference across its ends. ये रेजिस्टेंस हमें कैलकुलेट करना है, तो R जो है दैट इज इक्वल टू V बाई I। अब V गिवन है 45 मिली एम्पियर, स्मॉल m का मतलब मिली, ओके, तो मिली एम्पियर सॉरी मिली वोल्ट, तो मिली वोल्ट है अगर तो इसका मतलब हो गया 45 इंटू 10⁻³ वोल्ट। ये कन्वर्जन्स आपको आनी चाहिए एंड यू शुड नो द अंडरस्टैंड द मीनिंग ऑफ दीज लेटर्स, क्योंकि अभी तो मैं बोल के बता रही हूँ इट इज़ मिली, बट आपको ये पता होना चाहिए कि स्मॉल m का मतलब यहाँ पे मिली है और मिली का मतलब 10⁻³ ओके, एंड डिवाइडेड बाय I। अब I कितना है 10 म्यू एम्पियर, दिस वर्ड इज म्यू, ये म्यू का सिंबल है, और म्यू जो है दैट इज ऑलवेज इक्वल टू 10⁻⁻⁶। ओके, तो यहाँ पे आ जाएगा 10 इंटू 10⁻⁻⁶ एम्पियर।
ओके अगर ये कन्वर्जन आपको नहीं आएंगी तो क्वेश्चन गलत होएगा। जस्ट 1 मार्क के क्वेश्चन है, बट यू शुड नो द कन्वर्जन एंड यू शुड नो द मीनिंग्स ऑफ दीज लेटर्स। ओके तो दिस इज तो 45 इंटू, तो क्या आ गया यहाँ से कैलकुलेट करो, 45 इंटू 10⁻³ और ये ऊपर जाके +6, ओके और ये ऊपर जाके -1। ओके तो -4 और +6 तो +2, तो कितना आ गया 45 इंटू 10⁻² और यूनिट क्या आ जाएगा, रेजिस्टेंस है तो यूनिट विल बी ओम। ओके तो 4500 6 और 10 4.5 ये आ गया, तो 4500 ओम। ओके सो दिस इज द आंसर। तो दिस इज हाउ, तो सिंपल क्वेश्चन है, डायरेक्ट फार्मूला बेस्ड। तो अब यहाँ तक इस हमने किया है कि रेजिस्टेंस क्या होता है। अब नेक्स्ट लेक्चर में आई विल टेल यू दैट व्हाट आर द फैक्टर्स ऑन विच रेजिस्टेंस डिपेंड्स। ओके बाय।